Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 56 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। इसको समझने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में, जो मैंने लेसन 1 में पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, विद्युत बलों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q हो और इसके आसपास में कोई आवेश Q1 हो, कोई आवेश Q2 हो, कोई आवेश Q3 हो, और मान लीजिए कि इससे R1 दूरी पर कोई हो, कोई R2 दूरी पर हो और कोई R3 दूरी पर हो, तो इन सभी आवेशों के कारण आवेश Q पर कुछ ना कुछ बल लगता है। तो आवेश Q पर लगने वाला जो परिणामी बल का जो मान होता है वो सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। कहने का मतलब रहता है कि जब किसी आवेश के नज़दीक में बहुत सारे बिंदु आवेश स्थित होते हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल का मान सभी बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। उसी तरह से हम लोग पढ़ना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q1 है, यहाँ पर कोई आवेश Q2 है, यहाँ पर कोई आवेश Q3 है, और मान लीजिए किसी तरह से बहुत सारे इसके नज़दीक में बिंदु आवेश है और बीच में हम लोग कोई पॉइंट ले लेते हैं P, और यदि सभी के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, तो किसी एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है वो अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योगफल बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि E1 हो, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो, और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 हो, तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। यदि बहुत सारे आवेश हो, मान लीजिए कि Qn आवेश हो, तो सभी का योगफल Qn तक हम लिखते हैं En। तो इसको समझ लीजिए, इसका डिफिनेशन क्या होना चाहिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्यारोपण का सिद्धांत। तो लिख करके डाल दीजिए टॉपिक और लिखिए, अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के तीव्रता के सदिश योगफल के बराबर होता है। अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान प्रत्येक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश योगफल के बराबर होता है। अर्थात वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट वेक्टर E। इसका मतलब समझ गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आवेश Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है, और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V1 है, और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E2 है, और इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E3 है। तो इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योगफल बराबर होगा। इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत। ये एग्जाम दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद टॉपिक लिखिए, दो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा का व्यंजक। दो आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिणामी विद्युत क्षेत्र के परिमाण एवं दिशा का व्यंजक। देखिए, कहने का मतलब है कि यदि किसी पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र हो तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि होता है, और किसी भी बिंदु पर दो या दो से अधिक जब सदिश राशि होते हैं तो उसका रिजल्टेंट जो है हम लोग जानते हैं कि होता है R बराबर √√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, जो कि वेक्टर के जोड़ने का नियम होता है।
यानी कि त्रिभुज के योगफल के नियम के द्वारा हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लीजिए। हम लोग दो सदिशों को वेक्टर के नियम से जोड़ते हैं, और वेक्टर को जोड़ने का नियम होता है त्रिभुज के योग का नियम और एक समानांतर चतुर्भुज के योग का नियम। तो इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और दो वेक्टर का किसी पॉइंट पर रिजल्ट ज्ञात करते हैं। चलिए मान लेते हैं कि बिंदु O पर कोई विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है E1 है और एक दूसरा विद्युत क्षेत्र है, इसकी दिशा E2। बिंदुओं के लिए वेक्टर E1 और वेक्टर E2 के बीच का जो एंगल है वो मान के चलते हैं हम लोग कि एंगल जो है इसके दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। और जो रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र है आपका E है, और रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र वेक्टर E1 के साथ हम लोग मान लेते हैं कि कोण बनाता है अल्फा। हमको इस रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है, मैग्नीट्यूड, और इसका एंगल ज्ञात करना है कि यह इसके साथ कितना एंगल बनाता है। तो हेडिंग आप दे दिए होंगे और डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद लिखिए, माना कि चित्र में दो विद्युत क्षेत्र E1 तथा E2 है जो एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाता है तथा दोनों का परिणामी मतलब रिजल्टेंट होता है, तथा दोनों का परिणामी वेक्टर E है जो वेक्टर E1 के साथ अल्फा कोण बना रही है। तो वेक्टर E का परिमाण मोड ऑफ वेक्टर E बराबर रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कोस थीटा। इसको हम मोड ऑफ E को केवल E भी लिखते हैं। तो E बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो रूट अंडर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 कोस थीटा। ये आपका फॉर्मूला हो गया किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने का, यानी कि जब किसी पॉइंट पर दो विद्युत क्षेत्र हो और वह एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाता है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट होता है आपका E बराबर होता है रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 कोस थीटा। इसको हम लोग वेक्टर के नियम से ज्ञात करते हैं। वेक्टर के बारे में 11th क्लास में पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल में R बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, जहाँ आपका A जो है और B जो है दोनों वेक्टर होता है और थीटा जो होता है A और B के बीच का कोण होता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए E1 जो है आपका विद्युत क्षेत्र है, E2 भी विद्युत क्षेत्र है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो दोनों का रिजल्टेंट जो है हमेशा दोनों के बीच में होता है। किसी भी वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है हमेशा दोनों के बीच में होता है। तो दोनों का रिजल्टेंट जो है E है, ठीक है। कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है E बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2E1 इंटू E2 कोस थीटा, जिस तरह से कि यहाँ पर होता है। तो इसका देखिए E का मोड हम लोग निकाल देते हैं, ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके बाद इसका दिशा निकालना है, तो लिखिएगा कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा
परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा निकालने के लिए हम लोग देखते हैं tan अल्फा बराबर E2 sin थीटा और बाई E1 प्लस E2 cos थीटा। इस फार्मूला से डायरेक्शन निकल जाता है। डायरेक्शन मीन्स एंगल होता है। तो इसमें डायरेक्शन आपका अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स E2 sin थीटा अब बटा में E1 प्लस E2 cos थीटा। ये जो है आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हो गया E1 के साथ। तो इसमें कुछ नोट लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण नोट है। लिखिए नोट नंबर 1, यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो, यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 होता है। तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 0 होता है। इस तरह समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र E1 है जो इस दिशा में है और एक दूसरा विद्युत क्षेत्र जो है E2 जो इसी दिशा में। तो जब दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होते हैं तो उसके लिए थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो डायग्राम बना लीजिए, लिखेंगे इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र E का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड होता है इसका E बराबर √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 और थीटा का वैल्यू हम कितना लेंगे, 0 डिग्री। जब क्योंकि दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। तो E बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 और कोस 0 का वैल्यू 1 होता है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इंटू E2 यानी कि A प्लस B का होल स्क्वायर है एक्चुअल में। तो E1 प्लस E2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए E बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 यानी कि जब दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होता है तो उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होता है दोनों विद्युत क्षेत्र के योगफल के बराबर होता है। लेकिन यह हम लोग वेक्टर के नियम से ज्ञात करते हैं हमेशा। इसकी दिशा यदि ज्ञात करना हो, इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो देखिए इसकी दिशा जो है हम लोग फार्मूला जो जानते हैं अभी लिखे थे, इसके बाद लिखिए जाता था परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा tan अल्फा बराबर E2 sin 0 डिग्री बटा में E1 प्लस E2 कोस 0 डिग्री। E2 sin 0 का वैल्यू जो है आपका 0 होता है और डिवाइडेड बाई E1 प्लस E2 इंटू 1 हो जाएगा यानी 0 बाई E1 प्लस E2 यानी कि आपका हो जाएगा tan अल्फा बराबर कितना, 0। tan के लिए 0 किसका मान होता है, तो tan 0 डिग्री का होता है। इसलिए अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, tan 0 डिग्री। इसलिए अल्फा बराबर क्या लीजिए, 0 डिग्री। यानी कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आपका आएगा ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इसी के डायरेक्शन में होगा। यानी किस तरह से होगा इसका रिजल्टेंट, यानी कि यह जो परिणामी विद्युत क्षेत्र E जो है E1 के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा। किस स्थिति में, तो जब दो विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में होंगे तो उस स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है E1 के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। इसके बाद हम लोग नोट 2 पढ़ेंगे।
नोट 2 लिखिएगा। यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो यदि किसी बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो उनके बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। उनके बीच का कोण थीटा बराबर 180 डिग्री होता है। इसका डायग्राम बना लीजिएगा। मान लीजिए कि एक ठो E1 है और आपका एक E2 है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। उसके नीचे लिखिएगा चित्र बनाने के बाद, तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण E बराबर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू E1 इंटू E2 और लिख देंगे कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री का जो वैल्यू है -1 होता है, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 इंटू E2 और कोस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 इंटू E2। ये देखिए E1 का स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस 2 E1 इंटू E2 जो है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, तो लिख देंगे E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर, यानी कि आपका E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। यानी कि जब दो विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उन दोनों विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी होता है उन दोनों के अंतर के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग इसका एंगल निकालेंगे, परिणामी विद्युत क्षेत्र का दिशा। इसके बाद लिखिएगा तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा tan अल्फा बराबर E2 साइन 180 डिग्री और बटा में E1 प्लस E2 कोस 180 डिग्री। साइन 180 का वैल्यू जो है आपका 0 होता है, बटा में E1 प्लस E2 गुना -1 होता है, यानी कि 0 बराबर E1 माइनस E2 का आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग लिख देंगे tan अल्फा बराबर tan 0, क्योंकि tan अल्फा में अल्फा की किस वैल्यू के लिए 0 होता है? तो 0 डिग्री के लिए होता है। यानी कि परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगी वो जो है 0 डिग्री बनाएगी, किसके साथ? तो E1 के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे